मूवी की शुरुआत होती है साल 1953 से न्यू मैक्सिको के एक घर में, जहां हम एलिस के बचपन को देख पाते हैं। एलिस अपने छोटे भाई क्रिस्टियन, मम्मी ऑड्री और पापा जेलार्ड के साथ रहती है। एलिस में बचपन से ही एक स्पेशल एबिलिटी थी। वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख सकती थी और उनसे बातें भी कर सकती थी। लेकिन एलिस के पापा को लगता था कि एलिस सिर्फ सबको डराने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहती है। इसी वजह से वो एलिस को बहुत ज़्यादा मारा पीटा भी करते थे। हालांकि एलिस की मॉम उसकी इस एबिलिटी को समझती थी, पर वो जेलार्ड के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन एलिस की मॉम क्रिस्टियन को एक सीटी देती है और कहती है, जब भी तुम्हें डर लगे इसे बजा देना, मैं आ जाऊंगी। उसी रात एलिस को एक शैतानी बच्चे की आत्मा परेशान करती है और क्रिस्टियन की वो सीटी भी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। क्रिस्टियन डर के मारे जोर से चिल्लाने लगता है। आवाज़ सुनकर उसके पापा रूम में आते हैं। वो हमेशा की तरह एलिस को पीटना शुरू कर देते हैं और पनिशमेंट के तौर पर उसे एक बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देते हैं। बेसमेंट में एलिस को एक मिस्टीरियस रेड डोर दिखता है, जिसकी चाबी वहीं पास पड़ी होती है। असल में वो दरवाज़ा मरे हुए लोगों की दुनिया यानी द फर्दर को हमारी दुनिया से जोड़ता था। उसी दरवाजे के पीछे से एक आवाज़ आती है जो एलिस को दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। एलिस जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, वहाँ से बाहर आता है एक की फेस डीमन। ये डीमन अपनी शक्तियों से एलिस की मॉम को मार देता है और तभी से एलिस अपनी मॉम की मौत की जिम्मेवार खुद को मानती थी। अब कहानी आगे बढ़ती है साल 2010 में, जहाँ एलिस अब काफ़ी ओल्ड हो चुकी है और एक प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी बन चुकी है। और हाँ दोस्तों, ये याद रखना, ये स्टोरी क्वीन वाले इंसिडेंट यानी चैप्टर 3 के बाद और डल्टन वाले इंसिडेंट यानी चैप्टर 1 के पहले की है। अगर हम सही टाइमलाइन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर 3 पहले आता है, चैप्टर 4 एंड फिर चैप्टर 1 और फिर चैप्टर 2। अब हम फिर से मूवी पर आते हैं। एक दिन एलिस को टेड गार्जा नाम के एक आदमी का कॉल आता है। गार्जा अपने घर में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी से परेशान था और एलिस से हेल्प मांगता है। लेकिन जैसे ही गार्जा अपने घर का एड्रेस बताता है, एलिस शॉक हो जाती है, क्योंकि ये वही घर था जहाँ उसका बचपन बीता था और जहाँ उसकी मॉम की मौत हुई थी। पहले तो एलिस मना कर देती है, लेकिन अपने पास्ट का सामना करने के लिए वो अपने दोनों असिस्टेंट्स को लेकर न्यू मैक्सिको पहुँच जाती है। घर में कदम रखने पर एलिस को पुरानी यादें घेर लेती है। रात को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलिस को वही पुरानी सिटी मिलती है जो उसकी मॉम ने क्रिस्टीन को दी थी। एलिस उसे अपने गले में पहन लेती है। तभी अचानक से एक लड़की का भूत आकर एलिस पर अटैक करता है और वो गले से सिटी छीनकर गायब हो जाता है। एलिस समझ जाती है कि ये मामला सीधा नहीं है और वो उस रात के लिए इन्वेस्टिगेशन को वहीं रोक देती है। अगली सुबह एलिस बताती है कि जिस लड़की का भूत उन्होंने कल रात को देखा था, वो उसने तब देखा था जब वो 16 साल की थी। उस वक्त जब एलिस ने ये बात अपने पापा को बताई थी, तो उन्होंने हमेशा की तरह ही एलिस पर हाथ उठाया था। लेकिन उस दिन 16 साल की एलिस ने डरने की बजाय अपने बाप का सामना किया था और उसी दिन घर छोड़कर हमेशा के लिए भाग गई थी। फिर एलिस थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए पास के कैफे में जाती है, जहाँ वो हमेशा बचपन में जाया करती थी। वहाँ उसकी मुलाकात दो नौजवान लड़कियों से होती है, इमर्जिन एंड मेलिसा। तभी वहाँ उनके पापा आते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि एलिस का ही छोटा भाई क्रिस्टियन था। क्रिस्टियन अपने बहन एलिस से बहुत ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि एलिस उसे नर्क जैसे घर में उसके क्रूर पापा के पास अकेला छोड़कर भाग गई थी। क्रिस्टियन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एलिस उसकी छोटी बेटी मेलिसा को उस सिटी की फोटो देती है ताकि वो क्रिस्टियन को दिखा सके। रात को एलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। एलिस पिछले रात वाली लड़की के भूत से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट के साथ बेसमेंट में जाती है। वहाँ उसे दीवार के पीछे से सिटी की आवाज़ सुनाई देती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल दीवार नहीं बल्कि एक खुफिया दरवाज़ा है। एलिस जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वहाँ कोई भूत नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की जंजीरों में बंधी हुई उसे मिलती है। असल में जिस लड़की का भूत एलिस को बेसमेंट तक खींचकर लाया था, वो एक अच्छी आत्मा थी जो उस जिंदा लड़की को बचाना चाहती थी। और उस लड़की को यहाँ किसी भूत ने नहीं बल्कि घर के मालिक टेड गार्जा ने कैद करके रखा था। तभी पीछे से गार्जा गन लेकर आ जाता है और एलिस पर अटैक कर देता है, पर एलिस का दूसरा असिस्टेंट सही वक्त पर आकर गार्जा पर हमला कर देता है, जिससे गार्जा मारा जाता है। पुलिस आती है और बताती है कि वो लड़की जो यहाँ कैद थी उसका नाम अना है, जो पिछले 4 महीनों से मिसिंग थी। इन सब के बाद अगली सुबह क्रिस्टियन अपनी दोनों बेटियों को लेकर उसी घर में वापस जाता है ताकि वो अपनी मोम की लास्ट निशानी सिटी को ढूंढ सके। सिटी ढूंढते हुए मेलिसा बेसमेंट तक पहुंच जाती है, जहां की फेस डीमन उस पर अटैक कर देता है।
और उसकी सोल को लेकर द फर्दर में कैद कर लेता है। इधर पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी के दौरान एलिस को ऑफिसर के पीछे मेलिसा की सोल दिखाई देती है। एलिस समझ जाती है कि मेलिसा की जान खतरे में है और वो वहाँ से तुरंत वापस लौट आती है। इधर मेलिसा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ वो कोमा में जा चुकी होती है। इसी दौरान एलिस को पता चलता है कि क्रिस्टियन की बड़ी बेटी इमर्जिन के पास भी एलिस की ही तरह साइकिक पावर्स है। वो भी द फर्दर में जा सकती है और भूतों को देख सकती है। अब मेलिसा को बचाने के लिए एलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और वो घर के बेसमेंट में जाती है। वहाँ उसे एक लड़की के पुराने कपड़े मिलते हैं। अपनी साइकिक पावर से एलिस को पता चलता है कि 16 साल की उम्र में जिस लड़की को वो भूत समझ बैठी थी वो कोई भूत नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की थी। एलिस के भागने के बाद उसके पापा ने उस लड़की को बहुत ज्यादा बेरहमी से मार दिया था। वहाँ और ज्यादा चेक करने पर एलिस को बहुत सारे पुराने सूटकेस मिलते हैं जिनमें अलग अलग लड़कियों के सामान थे। यहाँ एलिस को पता चलता है कि एलिस के पापा भी टेड गार्जा की ही तरह लड़कियों को कैद करके रखा करते थे। असल में एलिस के पापा और टेड गार्जा कोई बुरे इंसान नहीं थे बल्कि की फेस डिमन उन्हें कंट्रोल कर रहा था। की फेस डिमन घर के मालिक को अपने बस में कर लेता है और उनसे जिंदा लड़कियों को बेसमेंट में बंदी बनवा कर रखता है ताकि वो उनकी सोल को द फर्दर में लॉक कर पाए। तभी एक सूटकेस से की फेस डिमन बाहर आता है और एलिस की सोल को अपने साथ घोस्ट की दुनिया में खींच कर ले जाता है। रियल वर्ल्ड में एलिस भी कोमा में जा चुकी होती है। अब एलिस और मेलिसा को बचाने के लिए इमर्जिन भी द फर्दर यानी कि भूतों की दुनिया में प्रवेश करती है। वहाँ वही अच्छी आत्मा इमर्जिन की हेल्प करती है और उसे एलिस तक पहुँचाती है। दूसरी तरफ एलिस की सोल घोस्ट की दुनिया में अपने पापा की सोल से मिलती है। एलिस गुस्से में अपने पापा को उसी तरह मारने लगती है जैसे वो उसे बचपन में मारा करते थे और इन सब से की फेस डिमन को ताकत मिलने लगती है। की फेस डिमन लोगों की नफरत और डर से ताकत हासिल किया करता था। इमर्जिन वहाँ पहुंचकर एलिस को आवाज़ लगाती है जिससे एलिस खुद के कंट्रोल में आती है, पर की फेस डिमन इमर्जिन पर भी अटैक करता है और उसकी सोल को भी बंदी बना लेता है और वो मलाइसा पर भी जानलेवा हमला करता है। वो एलिस को भी मारने ही वाला था, तभी एलिस के पापा की सोल बीच में आकर एलिस को बचाती है। की फेस डिमन फिर से एलिस पर हमला करता है और उसे मारने ही वाला था, तभी एलिस के हाथ उसकी मॉम की सीटी लगती है। एलिस जैसे ही सीटी बजाती है उसकी मॉम की सोल वहाँ अपीयर हो जाती है। मदर्स लव और डिवाइन एनर्जी से एलिस की मॉम की फेस डिमन को हमेशा के लिए हरा देती है। अब तीनों रियल वर्ल्ड में वापस आने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। इसी दौरान एलिस गलती से गलत दरवाजा खोल देती है जो सीधे डेल्टन लैमर्ट के एटिक में खुलता है। ये वही मोमेंट था जब चैप्टर 1 में डेल्टन एटिक में किसी चीज को देखकर डर जाता है। इसके बाद एलिस सही दरवाजा ढूंढकर वापस रियल वर्ल्ड में आ जाती है। एलिस, इमर्जिन और मेलिसा तीनों रियल वर्ल्ड में होश में आ जाते हैं। क्रिस्टियन अपनी बहन एलिस को माफ कर देता है और फैमिली एक हो जाती है। उसी रात एलिस को ड्रीम में डेल्टन का घर और रेड फेस डिमन दिखता है। तभी फोन की रिंग बजती है। कॉल लॉरिन लैमर्ट यानी कि डेल्टन की दादी का था जो एलिस से हेल्प मांगती है। पर एलिस तो पहले ही जान चुकी थी कि अब उसे डेल्टन का केस सॉल्व करने जाना है और इसी ट्विस्ट के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।